हेलो गाइस, दिस इज आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK4+। जैसे गाइस आपको पता है, हम हिस्ट्री के जो नोट्स हैं, है ना, जो प्राचीन हिस्ट्री है यानी एंशियंट हिस्ट्री है ना, उसके नोट्स, उसकी वीडियो चला रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि जो ये सभ्यता होती है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कैसी होती है ना, इसमें क्या क्या होता है, ये सब कुछ हमने जाना। अगर अभी आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पर जाके पहले देखें, तभी आपको ये पता लगेगा। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। जैसे गाइज आपको पता है कि जो टॉपिक दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर कि वैदिक सभ्यता क्या है गाइज, वैदिक सभ्यता। अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन। क्या गाइज, वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो चली है वो 1500 BC से लेके 600 BC तक चली है टोटल। ठीक है, अब गाइस वैदिक सभ्यता जो होती है ना, इसमें आपके दो सभ्यता आती हैं, मतलब दो काल हैं। ठीक है, दो इसमें डिवाइडेड है। क्या है, पहली है ऋग्वैदिक काल। क्या है गाइस, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल। अगर वही हम दूसरी की बात करें, तो दूसरी है उत्तर वैदिक काल। कौन सी गाइस, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ये जो ऋग्वैदिक काल है ना, इसका जो टाइम पीरियड रहा है, कार्यकाल कब तक रही है वाली गाइस, तो ये रही है आपकी 1500 से 1000 BC। कितना, 1500 से 1000 BC तक रही है। ओके, जबकि उत्तर वैदिक काल जो रहा है ये आपके रहा है 1000 से 600 BC तक, 1000 से 600 BC तक। ओके, अब गाइस हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो BC का क्या चक्कर है। हालांकि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो BC हमारा बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो गाइस देख लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं ऋग्वैदिक काल की, ओके, किसकी गाइस, ऋग्वैदिक काल। देखो पहले मैं टोटल ले लेता हूं उसका, है ना। जैसे मान लो ये लाइन है कोई, मैंने पहले भी आपको बताया है, हालांकि आपको पता है 0 होता है, यानी ईसा मसीह का जन्म यहाँ से माना जाता है, ईसा मसीह का जन्म यहाँ से माना जाता है। ठीक है, 0 पर। तो गाइज जब ये वैदिक सभ्यता शुरू हुई थी, मतलब 1500 BC पर, यहाँ मान लो 600 BC है। एक सेकेंड, यहाँ मान लो 600 BC है। ठीक है, और यहाँ है 1500 BC। तो यानी अगर मैं कहूँ आपसे कि जो क्या मतलब है इसका 1500 600 का, तो गाइज देखो, जब ईसा मसीह के जन्म में 1500 साल रह गए थे, जब ईसा मसीह के जन्म को लेने में 1500 वर्ष रह गए थे, तब भारत में वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई, यानी वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ, उदय हुआ। ओके, अब वहीं अगर मैं कहूँ कि भाई 600 BC की बात करूँ अगर मैं, कि भाई ईसा मसीह के जन्म में होने में जब 600 साल रह गए थे, है ना, यानी जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 600 वर्ष रह गए थे, तब भारत में वैदिक सभ्यता का अंत हुआ। ओके, 600 BC में। तो आप गाइस समझ गए होंगे, मतलब 1500 BC का मतलब क्या, 1500 BC का मतलब ये है कि भाई ईसा मसीह के जन्म होने में, ईसा मसीह को जन्म लेने में जब 15 साल बचे थे, तब वैदिक सभ्यता का शुरुआत उदय हुआ इंडिया में। ठीक है, और जब ये ईसा मसीह को जन्म लेने में 600 BC बचे, 600 वर्ष बचे, 6 साल बचे, तब इसका भारत में अंत हुआ वैदिक सभ्यता का। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि BC का क्या चक्कर है। BC मतलब ईसा जन्म से पहले। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया था, तो आप पहले वीडियो में ही देख सकते हो। ओके, आगे चलते गाइस। अब देखो, अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल, क्या चलाएंगे गाइस हम, ऋग्वैदिक काल। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें, वैसे तो गाइस वैदिक सभ्यता का जो फाउंडर है ना, जो फाउंडर हैं
मतलब वैदिक सभ्यता के जो फाउंडर वो आर्यंस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है गाइस? आर्यंस। आर्यंस, ओके, यानी आर्य हिंदी में। यानी इनका फाउंडर जो होता है ना वैदिक काल का या ऋग्वैदिक काल का, किसी का भी कह लो, वैदिक सभ्यता का जो फाउंडर रह चुके हैं, जिसने खोज की थी, वो आर्यंस कहलाए। अब ये आर्यंस कौन थे, है ना? अगर गाइस मैं बात करूँ आर्यंस, क्या? आर्यंस। तो ये आर्यंस कहाँ से आए थे और आर्यंस का मतलब क्या है? तो गाइस आर्यंस का मतलब, यानी आर्य का मतलब होता है हाई क्लास पीपल, श्रेष्ठ व्यक्ति। क्या होता है? हाई क्लास पीपल, ठीक है, हाई क्लास पीपल। यानी हिंदी में लिख देता हूँ मैं, श्रेष्ठ व्यक्ति, एक सेकेंड, श्रेष्ठ व्यक्ति, ठीक है। और ये आर्यंस आए कहाँ से थे? ये आर्यंस आए कहाँ से थे? तो ये गाइस आए थे ये मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से ये आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं 3 सवाल दे चुका हूँ। 3 सवाल पता लगेगा कि जो आर्यंस थे ना, आर्यंस का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ व्यक्ति, यानी हाई क्लास पीपल, हाई क्लास, हाई कैटेगरी के लोग, समझ रहे हो ना। और ये कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। और वैदिक सभ्यता की खोज किसने की थी? आर्यंस ने की थी। तो 3 सवाल यहाँ आपके बन चुके हैं, ठीक है। तो गाइस आगे चलते हैं, है ना। अगर हम बात करें जो वेद हैं, वैदिक सभ्यता की चीज़ें कहाँ से मिलती है हमें? वेदों से मिलती है। कहाँ से गाइस? वेदों से। अगर हम बात करें वेद कितने हैं? आप सब जानते हुए 4 होते हैं। वेद 4 है। कौन कौन से जी? ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेद, सामवेद, है ना, यजुर्वेद, और चौथा है अर्थववेद, ठीक है। तो ये 4 तरह के वेद हैं, ये 4 तरह के वेद हैं। अगर मैं बात करूं उपवेद कितने हैं, क्या गाइस? उपवेद कितने हैं? तो आपके उपवेद आते हैं 4। कितने आते हैं? 4 आपके उपवेद आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं पुराण, किसकी गाइस? पुराण, एक सेकेंड, यस से ले लेते हैं पुराण। तो गाइस पुराण कितने हैं? पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये 18 हैं। कितने गाइस? ये 18, ये 18 हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वेदांग, किसकी गाइस? वेदांग, ये वेदांग। तो वेदांग कितने हैं? वेदांग, ये गैगमला है, वेदांग 6 हैं। वेदांग 6 हैं। अब वेदांग का मतलब क्या होता है? वेदांग का मतलब होता है वेदों का अंत, वेदों का लास्ट पार्ट, अंतिम पार्ट, उसको वेदांग बोलते हैं। तो 6 हैं, वेदांग 6 हैं, ठीक है। और वैसे आपको पता है कि जो वेद है इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। अब वेदांग देखते हैं, वेदांग कितने हैं। देखो वेदांग की अगर मैं बात करूं, 6 कौन कौन से हैं, 6 कौन कौन से हैं, ओके। वेदांग, एक सेकंड गाइस, वेदांग की अगर मैं बात करूं, आपको पता है वेदांग कितने हैं जी? 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। क्या नाम बता सकते हो कौन कौन से हैं? ये नाम बता सकते हो क्या? चलो मैं बताता हूँ। पहला है शिक्षा, क्या है पहला? शिक्षा। दूसरा है आपका कल्प, ठीक है। तीसरा है आपका ज्योतिष, क्या है गाइस? ज्योतिष। और चौथे नंबर पे आपका गाइस छंद, क्या है? छंद। और 5 नंबर पे कौन सा है गाइस? व्याकरण, व्याकरण। और छठे नंबर पे कौन सा गाइस? छठे पे निरुक्त, निरुक्त आदक्य, निरुक्त। तो ये 6 आपके क्या हो जाते हैं? वेदांग हो जाते हैं, ठीक है। वेदांग को मतलब मैंने आपको बताया कि वेदांग का मतलब ये होता है कि वेदों का अंत, जहाँ पर वेद खत्म होते हैं, अंतिम पार्ट, लास्ट पार्ट, ठीक है। पहला कौन सा वेदांग? शिक्षा। दूसरा कल्प, ठीक है गाइस। अगर मैं बात करूँ पुराण, किसकी गाइस? कलर ले लेते हैं, रंग, पुराण, ठीक है। तो पुराण कितने गाइस? पुराण है 18, पुराण है 18, ठीक है। सवाल ये भी आ सकता है कि पुराण को रचयिता कौन है? किसने पुराण को
बनाया था, रचना किसने की थी? रचयिता हैं इसके कौन है बताओ गाइस? इसके रचयिता है लोमहर्ष। क्या है? लोमहर्ष इसके रचयिता हो जाते हैं। ठीक है। और प्राचीन पुराण कौन सा है? प्राचीन पुराण, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? प्राचीन पुराण सबसे पुराना जो है पुराण, तो उसका नाम है गाइस मत्स्य पुराण। क्या? मत्स्य पुराण। ठीक है। तो आपको यही याद रखना कि पुराणों की संख्या कितनी? 8 है। रचयिता कौन है? लोमहर्ष। प्राचीन पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण। ठीक है। वहीं अगर हम बात करो उपनिषद की, किसकी गाइस? उपनिषद। तो आप जानते हो उपनिषद कितनी है जी? उपनिषद हो जाते हैं आपके 108। कितने हैं? 108। अगर बात करो सबसे प्रमुख उपनिषद कौन सा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपनिषद, तो उसका नाम है मुंडो। क्या है? मुंडो उपनिषद। मुंडो उपनिषद। ठीक है। अब ये जो आपको पता है सत्यमेव जयते, क्या गाइस? सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया आपको पता ही होगा। ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पर मैं, एक सेकेंड। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया मुंडो उपनिषद से। कहाँ से गाइस? मुंडो उपनिषद से। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है। तो उपनिषद कितने? 108 हैं। सबसे प्रमुख उपनिषद मुंडो उपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? उपनिषद मुंडो उपनिषद से लिया गया। ठीक है। आगे चलते गाइस, अगला देखते हैं 4 नंबर। देखो अगर हम बात करें किसकी? ऋग्वेद की। किसकी गाइस? ऋग्वेद की अगर हम बात करें, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, ऋग्वेद कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। तो आपको पता है ऋग्वेद जो सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है, ये जो वेद है ना सबसे पुराना, यानी ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है और लार्जेस्ट सबसे बड़ा है। कौन सा? ऋग्वेद काल। इसके फाउंडर कौन है? किसने रचे था? किसने रचना किसने की है इसकी? किसने बनाया? तो उसका नाम विश्वामित्र। क्या है गाइस? विश्वामित्र। तो विश्वामित्र इसके रचनाकार हो जाते हैं। ठीक है। इसमें श्लोक कितने हैं गाइस? तो 1028 इसमें श्लोक यानी सूक्तियाँ आती हैं। 1028 श्लोक हैं, जबकि जो होत्र हैं, सॉरी ऋचाएँ हैं, वो 10,442 हो जाती हैं। कितनी गाइस? 10,462 ये ऋचाएँ हो जाती हैं। और इन ऋचाओं को कौन पढ़ता था? तो इन ऋचाओं को जो पढ़ता था उसको बोला जाता है होत्र। ऊपर लिख देता हूँ मैं, होत्र। क्या कहा जाता था? होत्र। ठीक है। और उसमें मंडल कितने हैं? क्या गाइस? अगर मंडल की बात करूँ मैं, किसकी? मंडल। तो मंडल इसमें हो जाते हैं आपके 10 मंडल। कितने हो जाते हैं? 10 मंडल। ठीक है। यानी जो ऋग्वेद काल था ना, ये 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। ये 10 मंडल इसके बनाए थे, छोटे छोटे, है ना। अगर मैं बात करूं 10 मंडलों में, क्या गाइस? एक सेकेंड। अगर मैं बात करूं 10 मंडलों में, देखो 10 मंडल में सारे तो नहीं बता पाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं तीसरा मंडल, कौन सा गाइस? तीसरा कौन सा आता है? गायत्री मंत्र। क्या आता है गाइस? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो कि किसके लिए गाया जाता है? सूर्य देवता के लिए। ठीक है। इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र ही हैं। अगेन कौन है? विश्वामित्र। ओके। तो विश्वामित्र इसके रचनाकार हो जाते हैं। और आपको पता है कि भाई नासा जो कि अमेरिका की एजेंसी है, उसने क्या बताया था इसके बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में? तो गायत्री मंत्र के बारे में इसने बताया था कि भाई गायत्री मंत्र को जपने से शांति मिलती है। ठीक है। नासा ने बताया था, नासा ने प्रूव किया है। ठीक है। तो तीसरा मंडल में ये बताया गया है गायत्री मंत्र के बारे में। जबकि जो 10वां मंडल है आपका, 10वां नहीं 7वां देखते हैं। 7वां जो मंडल है इसमें क्या बताया गया है? तो गाइस इसमें बताया गया 10 राजाओं का युद्ध, 10 राग युद्ध। क्या? 10 राग युद्ध, यानी 10 राजाओं के युद्ध के बारे में से वर्णन किया गया है। और ये 10 राग युद्ध किसने जीता था? हालांकि हम आगे बताएंगे इसके बारे में। ठीक है। आगे चलते हैं गाइस। फिर आ जाता है आपका नौवा मंडल में क्या बताया गया है? कोई बताएगा?
तो गाइस नौवा जो मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। किसको? सोम जो देवता है हो जाते हैं ना, सोम देवता, उसको समर्पित है, ठीक, डेडिकेटेड है। वहीं अगर बात करूँ 10वां मंडल की, किसकी गाइस? 10वां मंडल। तो 10वें मंडल में क्या बताया गया? 10वें मंडल में वर्ण विभाजन की क्रिया है। क्या है? वर्ण विभाजन या डिवीजन, सोसाइटी, ठीक है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। इसको पुरुष सूक्त मंडल भी कहा जाता है। ये जो 10वां मंडल है इसको पुरुष, लिख देता हूं मैं, पुरुष सूक्त मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऋग्वेद था। आगे चलते गाइस, अगला फिर सामवेद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सामवेद। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, सामवेद, है ना। अगर मैं सामवेद की बात करूं तो इसमें कुल कितने मंत्र होते हैं? 1810 मंत्र हैं इसमें। कितने गाइस? 1810 मंत्र, जिसमें 75 नए श्लोक हैं, जिसमें 75 नए श्लोक हो जाते हैं। बाकी ऋग्वेद के रिपीट होते हैं, यानी 1810 में से 75 तो नए हैं और बाकी जो पुराना ऋग्वेद से स्टार्ट हो जाते हैं रिपीट बार बार, ठीक है। और आपको पता है कि सामवेद में क्या बताया गया, किसके बारे में बताया गया है? तो गाइस ये बताया गया इंडियन म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, भारतीय जो म्यूजिक है ना, संगीत के जो 7 सुर हैं, संगीत के जो 7 सुर हैं वो किसमें बताए गए हैं? वो बताए गए आपकी सामवेद में, ठीक है। इसमें जो मेथड होता था, क्या करते थे लोग, तरीका क्या होता था? यज्ञ करने का, यज्ञ करते थे काफ़ी, ठीक है। और इसको जो, इसके मंत्र को जो पढ़ता था उसको बोलते थे उद्रगात्री। क्या गाइस? उद्र गायत्री, गात्री, ठीक है। जो रीडर होता था, जो बोलता था, पढ़ता था। आगे चलते गाइस, अब देखते हैं यजुर्वेद। क्या गाइस? यजुर्वेद। आपको पता है कि जो यजुर्वेद है ना, एक सेकंड, जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद है, ये यज्ञ और मंत्रों की जानकारी देता है, पढ़ने की, यज्ञ और मंत्रों को पढ़ने की जानकारी मिलती है, को पढ़ने की जानकारी मिलती है इसमें, ठीक है। यजुर्वेद के जो श्लोक को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं गाइस? उसको बोलते हैं अर्धवयु। क्या बोलते हैं? अर्धवयु, ठीक है। जो रीडर होता है, जो पढ़ता है। ये गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। इसमें 75 भी नए मंत्र हैं, ठीक है। आगे चलते गए, ये यजुर्वेद था। अब है अर्थवेद। कौन सा है? अर्थवेद। आपको पता है कि जो अर्थवेद है ना, ये सबसे छोटा वेद है, ये सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा वेद और सबसे नया वेद है। ये भी आ सकता है यानी, तो सबसे नया वेद, लेटेस्ट, सबसे नया वेद है, ठीक है, सबसे नया वेद है। इसके जो फाउंडर, जो मतलब जो रचनाकार हैं, किसने बनाया था? तो उसके बारे में गाइस बताया हुआ है। जो रचनाकार थे वो अंगीरस थे। कौन थे? लिख देता हूँ मैं, अंगीरस। और दूसरे कौन थे? अदर्वा, अदर्वा। तो ये फाउंडर थे इसके, अर्थवेद की रचना की थी, जिन्होंने बनाया था। अर्थवेद में क्या बताया गया गाइस? आपको बताया था ना, अर्थवेद में क्या बताया गया? जो फेमस चीज़ है वो है मैजिक, जादू टोना, मैजिक पावर्स, जादू टोना। तो जादू टोना के बारे में किस में बताया गया? अर्थवेद में, ठीक है। इसमें भी यज्ञ करते थे। और इसमें और क्या बताया गया? इसमें बताया गया मेडिसिन, दवाई के बारे में जानकारी मिलती है हमें देखने को इसमें। और मैरिजेस, शादी विवाह के बारे में जानकारी यहाँ मिलती है, ठीक है। अर्थवेद को जो पढ़ता है इसके श्लोक को, उसको बोलते हैं ब्रह्म। क्या बोलते हैं? ब्रह्म, ठीक है। इसे मंत्र कितने हैं जी? 5849 मंत्र इसमें हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आगे चलते हैं गाइस। ओरिजिनल होम्स ऑफ आर्यंस। अगर हम बात करें कि भी जो आर्यंस मैंने बताया ना आपको, जो आर्यंस कौन है? आर्यन उन्हें लोगों को कहा कि जो कि श्रेष्ठ होते हैं, जो कि श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। अब आर्यंस के बारे में कि भी इनका ओरिजिनल होम
ओरिजिनल घर, मूल घर कहाँ है और ये कहाँ से आए हैं। तो अगर बात करो तो इसके बारे में 4 थ्योरी बताई गई हैं, ठीक है, 4 थ्योरी बताई गई। तो पहली थ्योरी किसकी आती है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, पहला ये आते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो आर्यंस है ना वो आर्कटिक होम से आए थे। कहाँ से इनका जो होम है ना, कहाँ पर है, आर्कटिक, आपको पता ना उत्तरी ध्रुव पे है, ऊपर की वो नक्शे में, मैप में, वर्ल्ड मैप में, तो ये वहाँ से आए थे। ये किसने बताया, बाल गंगाधर तिलक का मत है। जबकि दयानंद सरस्वती है ना, इन्होंने बताया कि ये जो आर्यंस थे ना ये तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे, नेपाल की तरफ से, चाइना की तरफ से, ठीक है, तिब्बत। और गाइज ये जानकारी हमें सत्यार्थ प्रकाश की जो किताब है उसमें मिलती है, सत्यार्थ प्रकाश की बुक में मिलती है ये जानकारी, है ना। और एक और हुए अविनाश चंद्र दास, अविनाश चंद्र दास। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो आर्यंस आए ना जी वो सप्त सैदव प्रदेश से आए। कहाँ से आए, सप्त मतलब 7, सैदव मतलब नदियों वाला प्रदेश, यानी 7 नदियों वाला प्रदेश से ये आर्यंस आए हैं, जहाँ पर 7 नदियाँ हैं, ठीक है। जबकि मैक्स मूलर, एक और इतिहासकार मैक्स मूलर ने क्या बताया, इस मैक्स मूलर ने बताया कि जो ये लोग थे ना ये मध्य एशिया के लोग, यानी ईरान, ये ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे, नहीं मध्य एशिया के लोग हैं, किसके, मध्य एशिया के लोग, ठीक है। अब मैक्स मूलर ने बताया कैसे, तो मैक्स मूलर ने क्या करा कि भाई आर्यंस का जो जीन्स थे और जो मध्य एशिया के लोगों के जो जीन्स थे ना वो बराबर मिलते हैं, देखने को बराबर होते हैं, मतलब आर्यंस के जीन्स और मध्य एशिया के जीन्स दोनों के बराबर होते हैं। इसलिए ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, सबसे ज़्यादा इसको माना जाता है कि भाई मैक्स मूलर के द्वारा, किसके द्वारा, मैक्स मूलर, यानी मैक्स मूलर ने बताया था कि जो आर्यंस थे मध्य एशिया से आए थे, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे चलते गाइस, अब देखते हैं जो आर्यंस आए थे ना ये इंडिया में कहाँ से कहाँ पहुँचे थे, इनका विस्तार कैसे हुआ है ना, इनका विस्तार, आर्यंस का विस्तार। एक सेकंड गाइस, विस्तार की अगर मैं बात करूँ, किसकी गाइस, विस्तार, आर्यंस का विस्तार, एक्सपेंशंस, कि ये आए पहले कहाँ पहुँचे इंडिया में, कहाँ से कहाँ गए। तो गाइस ये आए, ये इनका जो विस्तार हुआ ना ये आपको पता है मध्य एशिया से आए, फिर मध्य एशिया से कहाँ पर गए, फिर ये गए अफ़गानिस्तान में, कहाँ पर, अफ़गानिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान से इंडिया में एंट्री मारी पंजाब, कहाँ पर गाइस, पंजाब, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर बिहार। तो ऐसे ही मध्य एशिया अपने आप को विस्तार करते गए, एक्सपेंशन कैसे, पहले मध्य एशिया, फिर मध्य एशिया से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, फिर दिल्ली यानी वेस्ट यूपी, फिर बिहार। तो ऐसे इन्होंने एक्सपेंशन किया, क्या किया, विस्तार किया, ठीक है। आगे चलते गाइस, अब देखते हैं कि सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था, क्या, सोसाइटी, है ना, सोसाइटी बोले तो समाज कैसा था। अगर गाइस मैं समाज की बात करूं, मैं अगर किसकी, समाज की अगर मैं बात करूं, सोसाइटी, इनकी सोसाइटी, समाज, तो गाइस इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, क्या थी, संस्कृत थी, है ना। और आपको पता है संस्कृत दुनिया में सबसे पुरानी भाषा है, ठीक है। अब सोसाइटी इनकी डिवाइड कैसे थी, यानी वर्ण इनका जो था ना विभाजन कैसा था, सोसाइटी इनकी डिवाइड कैसे थी। तो गाइस सोसाइटी इनकी 4 हिस्सों में डिवाइड थी, आपको पता ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इनकी जो सोसाइटी ना, समाज, वो पेशा के आधार पर डिपेंड था, किसके ऊपर बटा हुआ था,
पेशा के आधार पर, यानी ऑक्यूपेशन, आपका काम क्या है जी, आपका नेचर कैसा है भाई, गुस्से वाले हो, पढ़ने वाले हो, क्षत्रिय तलवार चलाते हो, क्या हो। तो ऐसे इनका जो है सोसाइटी वर्ण बटी हुई थी, ठीक है। तो पहली थी ब्राह्मण, कौन सी थी गाइस, पहला तो माना जाता है ब्राह्मण, फिर दूसरा क्षत्रिय, फिर तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र, आपको पता ही है, ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र, इनका समाज, इनकी सोसाइटी चार हिस्सों में बटी हुई थी, ठीक है, पेशे के आधार पर, काम के आधार पर, ठीक है, या नेचर के आधार पर। अब जैसे मैं कहूँ ब्राह्मण किसे कहा गया या किसे कहते हैं, ब्राह्मण किसे कहते हैं गाइस, एक सेकेंड, ब्राह्मण किसे कहा गया, तो गाइस ब्राह्मण जो कहते हैं ना, वो पुजारी को कहा गया, जो मतलब अच्छे कर्म जिसके होते हैं, पुजारी। और जो पुजारी को नहीं केवल, जबकि उसको भी कहा जा सकता है ब्राह्मण, किसे, जो मतलब अच्छी सोच रखता हो, कुछ देश के लिए करता हो, अच्छे काम में हो। जैसे मान लो एजुकेशन, जो टीचर होता है ना, टीचर, अध्यापक, क्या गाइस, टीचर जो अध्यापक होता है वो भी कौन होता है, ब्राह्मण होता है, वो भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। ये परिभाषा थी पहले। और जबकि क्षत्रिय, जबकि क्षत्रिय, क्षत्रिय उनको कहा गया कि भाई जो जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि यार हमसे, बच्चे होते हैं यार हमसे पढ़ाई मत करवाओ, हमसे काम करवा लो, वैसा हम ये काम कर देंगे जी, हमारी पढ़ाई वढ़ाई बस की ना हमारे, ठीक है। तो ये नहीं, डिफेंस प्रशासन में, ठीक है, जो तलवार वगैरह चलाते थे और जो देश की सेवा करना चाहते हैं। और जबकि वेश्य, जबकि वेश्य किसको कहा गया, तो गाइस वेश्य उनको कहा गया जो बिजनेस करना चाहते हैं, यानी व्यापार करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना यार, हमें दुनियादारी से मतलब ना जी, हमारा तो पैसा आए दबा के, है ना, हम बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे जी, दबा के बिजनेस, पैसा कमाएंगे। तो इनकी सोच रखने वाले, ऐसे नेचर वाले को कहा गया वेश्य। वहीं अगर बात करूँ मैं शूद्र, किसकी गाइस, शूद्र, तो शूद्र उनको कहा गया कि जो लेबर क्लास के लोग हैं, मजदूर लोग, लेबर क्लास के लोग होते हैं ना, कि भाई जो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी जाते हैं, कि भाई जैसे सुबह जाएंगे 8 बजे, रात को फिर सुबह पूरे दिन 24 घंटे की ड्यूटी करके जो रात को आएंगे 8 बजे, है ना। तो ये क्या है, ये आपकी हो जाती है शूद्र, कहा गया ना, क्या गया, शूद्र, ठीक है। आगे चलते गाइस, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं क्लास, इनका जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, समाज कैसा था, इनकी जो सोसाइटी थी ना, सोसाइटी यानी समाज, वो कैसा था, वो तो बताओ। तो गाइस इसका, इनका समाज था पितृआत्मक, पितृसत्तात्मक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पितृसत्तात्मक, ठीक है, इनका समाज था। पितृसत्तात्मक का मतलब पैट्रिकल, 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 मतलब जहाँ पिता की चलती थी, पिता प्रधान होता था, ठीक है, फादर, ठीक है, पिता का पूरा चलता था। लेकिन गाइस ऐसा नहीं कि महिलाओं की यहाँ पर इज्जत नहीं थी, स्त्रियों की इज्जत नहीं होती थी, स्त्रियों की बराबर इज्जत होती थी, है ना। मैं आपको बता दूं कि जो पूजा, पूजा, हवन, यज्ञ में जो पूजा करने के लिए स्त्रियां को जाने की अनुमति होती थी, पिता की, वो पति के साथ, यानी पति के साथ वो इसमें पूजा में जा सकती थी, ठीक है। और गाइस इसमें जो पर्दा प्रचलन नहीं था, पर्दा प्रचलन नहीं था, ठीक है, यानी पर्दा वर्दा लगाते नहीं थे, पर्दा से फ्री थे स्त्रियां, घूंघट वगैरह, ठीक है। और इसमें गाइस जो स्त्रियां थी ना, स्त्रियां वो अपने देवर से भी शादी कर सकती थी जब इनका पति मर जाता है। मान लो कोई लेडीज है ना, उसका पति मर गया, उसका पति मर गया, तो पति का जो भाई है यानी देवर, उससे वो शादी कर सकती थी, अनुमति थी, ठीक है। आपको पता है कि भाई 1856 में विद 1856, चलो इसका आगे बात करेंगे, है ना, ऐसा इतना आगे चलते गाइस। हाँ, इसमें जो चाइल्ड मैरिज थी ना, इसमें जो चाइल्ड मैरिज थी यानी बाल विवाह, बाल विवाह, बच्चों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है ना, तो नॉट अलाउ थी, अनुमति नहीं थी,
नॉट अलाउड, अनुमति नहीं थी, मतलब शादी आप नहीं कर सकते थे। और जो जबकि जो विडो मैरिज थी, विडो, एक सेकेंड गाइस, विडो मैरिज यानी विधवा, विधवा की जो शादी होती थी ना वो अलाउ थी, यानी विधवा शादी कर सकती थी, ठीक है, अनुमति थी। और जबकि कुछ लेडीज होते हैं जिनके बाल लंबे होते हैं, वो अनमेरिड रहती हैं, वो अनमेरिड रहती हैं, पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करती, उनको कहा गया अमाजू। एमाजू, ये भी इम्पोर्टेंट है सवाल, अमाजू कहा गया, क्या कहा गया इस, अमाजू, ठीक है। अगर बात करूँ पॉलिटिकल सिस्टम की, इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, ठीक है, इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, यानी राजतंत्र, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। तो गाइज इनका पॉलिटिकल सिस्टम देखो, ये इनकी जो राजधानी होती थी ना, कैपिटल, उसको ही क्या मानते थे, राष्ट्र मानते थे, क्या मानते थे गाइज, नेशन, राष्ट्र मानते थे। और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम था ना, ये किस पे बेस होता था, कबीला पर, किस पर, कबीला, ठीक है, कबीला, हिंदी में लिख दूँ, कबीला पर बेस होता था, ठीक है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। और कबीला किसे कहा जाता था, सरदार का मुखिया, सरदार का मुखिया को कहा जाता था कबीला, ठीक है। अगर बात करो राष्ट्र का मुखिया कौन होता था, राष्ट्र यानी जो राजधानी उन्होंने बनाई थी ना, राष्ट्र का जो मुखिया, राष्ट्र का मुखिया कौन होता था, तो भाई इस मुखिया होता था राजा, यानी राजन, राजन होता था। राजन को राजा भी कहते हैं, जैसा आजकल राज, मतलब आजकल तो नहीं, बहुत पहले था सिस्टम ये राजाओं का, ठीक है। और सिस्टम कैसा था इनका, मोनार्की था, राजतंत्र था, राजतंत्र था, राजा का तंत्र, राजा का शासन, मोनार्की, मोनार्की, ठीक है। लेकिन गाइस अब देखो, वैसे तो राजा का तंत्र है, राजा का शासन है, लेकिन राजा को सुप्रीम पावर इसमें नहीं दी गई थी, राजा को सुप्रीम पावर, जो काफ़ी जो बड़ी पावर होती है ना, वो उसको नहीं दी गई थी। और जो राजा का पद होता था, अगर हम बात करें पद, तो पद आनुवंशिक नहीं होता था, आनुवंशिक, आनुवंशिक यानी हेरिडिटी, नो हेरिडिटी, आनुवंशिक नहीं होता था। जैसे आजकल पहले होता ना, बीच में हो गया था कि भाई बाप मरेगा तो बेटा आ जाएगा, फिर बेटा मरेगा फिर उसका बेटा आ जाएगा, मतलब ये क्या है, ये है आपका आनुवंशिक, ठीक है। अगर मैं बात करूँ राजा का जो पद है वो किसके द्वारा चुना जाता था, यहाँ लिखता हूँ मैं, एक सेकंड गाइस, राजा का जो पद होता था, यानी वैकेंसी, रिक्वायरमेंट, किसके द्वारा चुनी जाती थी, तो ये चुनी जाती थी गाइस दो परिषद काउंसिल के द्वारा, एक काउंसिल ही होती थी, क्या होती थी, काउंसिल यानी परिषद। और ये परिषद में दो चीज़ें थी, यानी ऊपर लिखता हूँ मैं, काउंसिल, ठीक है, परिषद, परिषद में दो दो चीज़ें होती थी, कौन कौन सी, पहली थी सभा, क्या थी पहली, सभा, जबकि दूसरी थी समिति, एसोसिएशन, ठीक है, समिति, ओके। अब देखो सभा समिति दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता था, संस्था, एक सेकंड गाइस, संस्था, है ना, यानी संस्था में कौन कौन, सभा भी आ गया और समिति भी आ गई। तो ये जो संस्था होती थी ना, ये राजा को एडवाइस देने काम करती थी, राजा को सलाह मशवरा कि भाई ये करना चाहिए, ठीक नहीं है राजा के लिए, ये देती थी, ठीक है। वही अगर बात करूँ मैं, राजा का जो मंत्री परिषद होता था, मंत्री परिषद यानी इनका जो पूरा मिनिस्टर था ना, लिस्ट, उसमें 3 प्रमुख मंत्री होते थे, उसमें 3 प्रमुख मंत्री होते थे, कौन कौन से, एक होते थे पुरोहित, पुरोहित, ठीक है, फिर दूसरे होते थे सेनानी, और होते थे गाइस सेनानी, फिर तीसरे होते थे ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, देखो जो गांव का प्रधान होता है ना, मुखिया, उसको आजकल प्रधान बोलते, लेकिन पहले बोलते थे ग्रामीण, ग्रामीणी, 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 यहाँ लिख देता हूँ मैं,
मिरनी, ठीक है, ये कहा जाता था। अगर बात करें हम इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा था इनका, आर्थिक सिस्टम व्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमिकल सिस्टम आर्थिक व्यवस्था इनकी कैसी थी। तो गाइज इनका जो ऑक्यूपेशन होता था ना, पेशा, वो होता था पशुपालन। क्या होता था? पशुपालन, एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी, ठीक है। इनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। कैसी थी गाइज? ग्रामीण। और ये घोड़ा लोहे से परिचित थे, घोड़ा और लोहे के बारे में जानते थे। लोहा को पहले क्या कहा जाता? श्याम अयस। क्या गाइज? यहाँ लिख देता हूँ मैं, लोहा, लोहे को कहा जाता था पहले श्याम, आदर्श है ये अम, श्याम अयश, ठीक है। और जबकि तांबा को क्या कहा जाता? तांबा, तांबा को कहते थे लोग लोहित अयश, लोहित ल ओ है तो लोहित अयश कहा जाता था, ठीक है। ये आयरन एज सिविलाइजेशन थी, ठीक है, लोहे वाली सभ्यता थी, क्योंकि इसमें लोहे का आविष्कार हो गया था, लोहे के बारे में लोग जानते थे, ठीक है। प्रिय पशु कौन था इसमें? गाय था, गाय, ठीक है। गाय कौन, गाय को मतलब कौन लोग बेस्ड होते थे? जो हाई क्लास के लोग होते हैं ना, अमीर लोग, अमीर लोग वो गाय पे डिपेंड रहते थे, दूध वगैरह है ना इनका, वो खाते थे। गाय को एगन्या कहा जाता था, एगन्या, एजन्या, एगन्या, एगन्या कहा जाता गाय को। एगन्या का मतलब क्या होता है? एगन्या का मतलब नॉट टू बी किल्ड, जिसको मारा नहीं जा सकता, एगन्या। तो गाय को एगन्या भी कहा जाता था। गाय को मारने में तो उसे मृत्युदंड, मृत्युदंड समझ रहे हो ना, सीधा फांसी की सजा, मृत्युदंड, या फिर देश से बाहर निकाल दिया जाता था। और यहाँ के इसके जो लोग थे ना, वो बाघ से अपरिचित थे, बाघ के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। और गाइस मैं बात करूँ पेय पदार्थ, क्या गाइस? पेय पदार्थ, इनका पेय पदार्थ क्या था, क्या पीते थे? तो इनका पेय पदार्थ था सोमरस। क्या था गाइस? सोमरस, सोमरस, ठीक है। अब सोमरस कहाँ से प्राप्त करते थे? ये पेड़ पौधे से, प्लांट से, ठीक है, पेड़ पौधों से। और इनका जो खाना कैसा था? वेजिटेरियन भी था और नॉन वेजिटेरियन भी था, ठीक है, शाकाहारी मांसाहारी भी। इसके लोग, यहाँ के लोग जो होते थे ना, वैदिक सभ्यता की मछली और नमक से अपरिचित थे, यानी मछली नमक के बारे में नहीं जानते थे। और पहले बिजनेस कैसा करते थे ये? ट्रेड, व्यापार कैसे करते थे? तो गाइस ये व्यापार करते थे जलीय, क्या? जलीय और स्थलीय, जलीय और स्थलीय, ठीक है। और टैक्स सिस्टम क्या था? नॉट रेगुलर था, टैक्स कभी कभी ले लिया करते थे, ठीक है। अगर हम बात करें रिलीजन, धर्म की बात करें, रिलीजन, धर्म, तो गाइज इस काल का धर्म बहुदेववाद था। क्या? बहुदेववाद था, ठीक है। इस काल के लोग डरते बहुत थे, इसलिए उन्होंने अपने देवता बना लिए। इस काल में 33 देवी देवता थे। कितनी? 33 देवी देवता। जैसे कुछ प्रमुख मैं बता देता हूँ आपको, जैसे पृथ्वी के देवता, कौन गाइस? पृथ्वी के देवता। पृथ्वी का देवता ने किसको बना रखा था? अग्नि, सोम, बृहस्पति, ठीक है। अग्नि को गॉड ऑफ फायर कहा जाता था, ठीक है। और जैसे आकाश के देवता, आकाश के देवता ने किसको बना रखे थे? आकाश के देवता। तो गाइस इन्होंने आकाश के देवता सूर्य, ओके, वरुण बना रखे थे। सूर्य जानते हैं आप, सावित्री देवता कहा जाता है इसको, जिसके लिए गायत्री मंत्र जपा जाता है ना। और कुछ जैसे अंतरिक्ष के देवता, किसके गाइस? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के देवता। तो गाइस अंतरिक्ष के जो देवता थे, किसने कहा जाता था? इंद्र को। किसको? भगवान इंद्र या फिर वायु देवता। ये जो इंद्र थे ना, ये मोस्ट पावरफुल गॉड होते थे, सबसे ज़्यादा पावरफुल यही होते थे। वैसे कृष्णा के रूप में ये गॉड ऑफ रेन, वर्षा, आप जानते हैं वर्षा यानी बारिश, और युद्ध के भी देवता उनको कहा जाता है इंद्र को। ये पुरंदर के नाम से फेमस थे। किसके नाम से गाइस? पुरंदर। पुरंदर का मतलब क्या होता है? जो किलों को तोड़ने वाला हो, ठीक है, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की क्लास। आज हमने जाना ऋग्वेदिक काल के बारे में। किसके बारे में गाइस? ऋग्वेदिक काल के बारे में, ठीक है, ऋग्वेदिक काल के बारे में।
जो कि 1000 से कहाँ कितनी चली थी, 1000 से गई थी वो आपके 1500 से 1000 BC गई थी, है ना। तो गाइस कल की क्लास में, अगली क्लास में हम जानेंगे वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता यानी आने वाली अगले, ठीक है, जिसमें गड़बड़ी हुई, जिसमें चीज़ें बेकार होनी स्टार्ट हुई। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम आपको पता है हम टेलीग्राम AK4+ पे आप ज्वाइन करें, तो शुक्रिया। साइनिंग ऑफ।